हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आगे जो आपका सेकंड चैप्टर कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेकेंडरी मार्केट, उसी में अब आज आपको मैं बताऊंगी कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है सेकेंडरी मार्केट है उसको रेगुलेट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो कहते हैं ऑल स्टॉक एक्सचेंज वर सब्जेक्ट टू द सेल्फ रेगुलेटरी। सभी स्टॉक एक्सचेंज वैसे तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं 1956 से, लेकिन वो कहता है फिर भी इसको कुछ सिक्योरिटी मार्केट्स को फॉलो करना पड़ता है। सेबी के कुछ ऑर्डिनेंस हैं, उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए जो सेबी है उसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, वो रेगुलेशंस इसको फॉलो करने पड़ते हैं। अब जो सेबी रेगुलेशंस हैं उसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलेशन एक्ट 1956। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या करना होता है। तो कहते हैं इन 1952 अ ड्राफ्ट बिल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस वॉज prepared by the governments and the bills were referred to the expert committee under the chairmanship of गोडावला। वो कहता है एक बिल पास किया गया था 1956 में सेबी का, जो कि सिक्योरिटी मार्केट से लेकर था, जिसकी एक बहुत ही एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और जिसके चेयरमैन जो थे गोडवाला थे, और उन्होंने इस बिल को पास किया था। वो कहता है वो बिल जो था, उस बिल को क्या नाम से जाना गया था। वो कहते हैं उस बिल को हमने नाम दिया था सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन बिल। ठीक है, ये बिल जो था वो बनाया गया था पार्लियामेंट में और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में 1954 के अंदर। वो कहता है कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए गए थे इस रेगुलेशन के अंदर 1956 में। ठीक है, और दिस एक्ट अलोंग विद द जो आपकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957 था, उसके अकॉर्डिंग जो मेन रेगुलेशन सिक्योरिटीज़ रूल्स वगैरह बनाए गए थे वो इंडिया में 1957 में एप्लीकेबल हो गए थे। ठीक है, अब आपको क्या समझ आया कि जो सिक्योरिटी मार्केट है, जो सेबी है, वो 1956 से हुआ और उसका पहले सबसे पहले एक रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था जिसके अंदर सभी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे। उसके बाद दूसरा वो कहता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी तैयार की गई। वो सेबी क्या कहती है कि सेबी जो है वो 30 जनवरी 1992 को ऑर्डिनेंस में एस्टैब्लिश की गई सेबी। ठीक है, मीन सबसे पहले सेबी जो है वो 1992 में बनाई गई थी। वो कहते हैं इसकी भी एक बिल पास किया गया था, ए बिल टू बी रिप्लेस द ऑर्डिनेंस वॉज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, जो कि 1992 में जो है पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया था। ठीक है, पार्लियामेंट में और पास बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज में पास करने के बाद इसको हमने रिलीज़ कर दिया था। और अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सेबी एक्ट प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी टू द बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी। वो कहता है ये बिल पास किया गया था कि जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं, मीन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ थी उससे रिलेटेड ये बिल पास किया गया था। ठीक है, तो कहता है जो सेबी विल बी फॉलोइंग फंक्शंस जो परफॉर्म करती है। अब वो कहता है ये बिल पास तो कर दिया गया, ठीक है, लेकिन वो कहता है इस बिल के अंदर क्या क्या पॉइंट थे प्रोटेक्शन से रिलेटेड इन्वेस्टर्स के, वो ये सारे पॉइंट्स इसने 1 बाय 1 यहाँ पर 16 पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन किए गए हैं, जो कि इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए है कि इन्वेस्टर के पैसे को कैसे हम सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो कहता है रेगुलेटिंग द बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंज एनी अदर सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो कहता है ये अपना बिजनेस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी सिक्योरिटी मार्केट में कर सकते थे। रेगुलेटिंग हो गया, फिर उसके बाद है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ द स्टॉक ब्रोकर। जितने भी आपके स्टॉक ब्रोकर थे, सब ब्रोकर थे, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट थे, जितने भी बैंकर्स थे इशू करने, ट्रस्टी थे, ट्रस्टीड थी, रजिस्ट्रेशन जो मर्चेंट बैंकर्स थे, उन सब का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी था, उनका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी था। उसके बाद वो कहता है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड कस्टोडियंस ऑफ द सिक्योरिटीज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। वो कहता है जितने भी पार्टिसिपेंट थे, डिपॉजिटरी थे, कस्टडीज थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे आपके, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी, उन सब का भी क्या था रजिस्टरिंग कराना बहुत ही ज़रूरी था। उसके बाद फोर्थ वो कहता है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ द वेंचर कैपिटल्स फंड्स वगैरह थे, उनकी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होती थी, स्कीम्स वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह थे, उनका भी रेगुलेटिंग और रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी था। प्रमोटिंग द रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह थी, उनका भी अपना इंटरेस्ट यहाँ पर शो किया, तो उनकी भी सेफ्टी पॉइंट इसने रखा, उनके प्रति भी उनकी प्रमोटिंग वगैरह से रिलेटेड काम था। प्रोहिबिटिंग द फ्रॉडनेट, जो फ्रॉड वगैरह करते हैं उनको प्रोहिबिट करना, अनफेयर ट्रेड को रोकना, ये सारे काम भी सेबी के थे। प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन ट्रेनिंग, एजुकेशन वगैरह देनी, ट्रेनिंग देनी आपके इन्वेस्टर्स को, कैसे पैसा उन्होंने लगाना है, किन सिक्योरिटीज़ में लगाना है, वो सारी चीज़ें। प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज़, जो आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको भी सिक्योर करना। रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल
एक्विजिशंस ऑफ द शेयर्स, एक्विजिशन मीन जो सेल परचेज वगैरह है, टेक ओवर ऑफ द कंपनीज है, उन सब पे भी ध्यान देना, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शंस वगैरह, मीन वो सारी किस टाइम आपने अपने शेयर्स को मार्केट में भेजना है, किस टाइम आपने शेयर कैपिटल इशू करनी है, किस टाइम आपको शेयर कैपिटल बढ़ानी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। उसके बाद है लिविंग फीस वगैरह जो भी है उसका भी ध्यान रखना, बताना कि इतनी फ़ीस आपको लगनी है, ठीक है। जो आपके ब्रोकर हैं उनका कितना कमीशन होगा वो चीज़ें बताना। नई रिसर्च करना, कंडक्टिंग द रिसर्च टू द अबव पर्पस, इन सभी के लिए नई रिसर्च वगैरह करना। जितने भी आपके बैंकर्स वगैरह होते हैं उनको अथॉरिटी देना, उनको उनकी रिपोर्ट तैयार करना, उनकी ड्यूटीज़ असाइन करना, वो सारा काम। परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड, इनसे अलग बहुत सारे और काम भी जो है वो आपकी सेबी करती है। तो ये आप बेटा पढ़ोगे और काफ़ी सारे तो आप खुद भी जनरेट कर सकते हो। जो आपने पीछे किए हैं उन्हीं फंक्शंस को यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपने लिखा सुना है, मीन सेबी ये करती है, सेबी ये रेगुलेशन, जितने भी आपने पीछे आपने देखा कि ब्रोकर्स की जो फंक्शनिंग आती थी उसमें सेबी की काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता था, वो सारे इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आ जाता है फंक्शंस एज डेवलपमेंटल रोल्स। वो कहता है जो आपका बोर्ड प्ले है, जो आपका सेबी है वो बहुत ही अच्छा रोल, डेवलपमेंटल रोल जो है वो प्ले करता है आपकी कंपनीज़ के लिए। तो कहता है क्या करता है वो कहता है डील विद द ऑल मैटर रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट, उनके अंदर डील करता है। उसके बाद वो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव वेरियस लेजिग्नेशंस, रूल्स वगैरह बनाता है जितने भी आपकी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा वो कहता है रेगुलेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडिएटर, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रोकर्स वगैरह हैं, उनके साथ भी क्या करता है, इंटरमीडिएटर्स के साथ रेगुलेटिंग करता है। टू प्रोवाइड द एडुकेट इन्वेस्टिंग प्रोटेक्शन, जो एडुकेट प्रोवाइड करता है, एडुकेट जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सेल्फ रेगुलेटरी या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो कहता है जो स्प्राइट ऑफ द सेल्फ हैज़ बीन प्रिवेंटली इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट एज वेल। वो कहता है जो आपकी स्प्राइट होती है सेल्फ रेगुलेटरीज, वो आपको प्रिवेंट करता है। वो कैसे करता है, जस्ट टू एलोबरेट दिस वी कैन रेफर टू द सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर जो आपकी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके वो कहता है कौन कौन सी होती हैं, वो कहता है स्टेट द फॉलोइंग, एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में सब्जेक्ट टू प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया। जो मतलब उसको प्रीवियस अप्रूवल लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड से जो है मेक बाय लॉ ऑफ रेगुलेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन वो अपना बाय रोल ऑफ द रेगुलेशंस बनाता है, उसमें पावर्स वगैरह को ग्रांट करता है, ठीक है। और वो अपना प्रोविजंस रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज में एक प्रॉपर चैप्टर है जो आपका आगे आएगा, उसको आप वहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है। उनसे अलग वो कहते हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी फोर्स में कब आई, 2004 में आई, और दीज आर कौन कौन सी थी वो इसने 1 by 1 यहाँ पर एक्सप्लेन किया। फर्स्ट वन थी रेगुलेशंस ऑफ द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी थी, एनी ग्रुप और द एसोसिएशन ऑफ इंटरमीडिएटर विच आर desirous of the being recognized as a self-regulatory organization may form a company registered under section 25 of the Company Act 1956। 1956 के section 25 में जिन कंपनीज़ ने, जिन इंटरमीडिएटर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया था, सच कंपनीज़ में मेक एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फीस ऑफ 25,000 बोर्ड ऑफ ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। जिन्होंने एज अ डिपॉजिट फीस एज एप्लीकेशन मनी जो है 25,000 रुपया जमा कर दिया और जिन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटरी सर्टिफिकेट भी रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी सर्टिफिकेट भी अचीव कर लिया है। एवरी एप्लीकेशन मेड शैल बी कंपनीज बाय द कॉपी ऑफ द गवर्निंग नॉर्म्स एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और उसके साथ साथ उन्होंने हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक सेल्फ रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ मेमोरेंडम और आर्टिकल की फ़ोटो भी लगा दी है, या उसकी एक फ़ोटोस्टेट कॉपी भी लगा दी है। उसके अंदर क्या क्या आती हैं, वही चीज़ें जो आपकी क्या मीटिंग होनी है, कितनी, वो कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पावर ऑफ द मैनेजमेंट, सबको इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। उसके अलावा पावर और ड्यूटी ऑफ द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। द एडमिशंस इनटू द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेंबर्स, एजेंट्स और उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह, ठीक है, उन सबको भी इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है कि इसके अंदर जो आपका मेमोरेंडम होता है और जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है।
उसके बाद वो कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, द बोर्ड शैल नॉट बी कंसीडर्ड एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अनलेस द एप्लीकेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग। वो कहता है जो एप्लीकेंट है वो कंपनी हैज़ टू बी ग्रांटेड द लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए अंडर सेक्शन ऑफ द 8 एंड द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। उसके बाद वो कहता है जो एप्लीकेंट होता है वो मेमोरेंडम और स्पेसिफाइडली मेंबर्स होना चाहिए उस मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अंदर, और उसके सभी फंक्शंस में उसका पूरा रोल होना चाहिए और मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करने वाला होना चाहिए। एप्लीकेंट हैव द मिनिमम वर्थ उसकी 1 करोड़ रुपीज़ तक होनी चाहिए। एप्लीकेंट हैज़ द एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसके पास। ये याद हो आप लोगों को जो आपने पीछे एजेंट्स वाले किए थे ना, इंटरमीडिएटर्स वाले प्राइमरी मार्केट के, वही सारे आएंगे, ठीक है। और अगर सेकेंडरी मार्केट के इंटरमीडिएटर्स की बात करें तो भी वही आएंगे सारे, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ द पर्सनल कॉम्पिटेंस, फाइनेंशियल साउंडनेस एंड द जनरल रेपुटेशन ऑफ द फेयरनेस, ये सारी चीज़ों का भी उसको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा वो कहता है कि नाइदर द एप्लीकेंट नो टू द डायरेक्टर, लीगली जो है कहीं पर भी वो गलत साबित नहीं होना चाहिए, लीगली कोई फ्रॉडेंट वगैरह केस ना हो। नाइदर एंड नो द डायरेक्टर ऑफ द टाइम द पास्ट कन्विक्टेड बाय एनी ऑफेंस, किसी मतलब चोरी चकारी के केस में किसी कोई FIR उसके नाम से ना कटी हो, ठीक है, कोई कोर्ट केस उसका ना चल रहा हो, इस तरह की उसकी होनी चाहिए एलिजिबिलिटी। द एप्लीकेंट हैज़ टू बी द एम्प्लॉयमेंट पर्सन एज टू बी एडुकेट प्रोफेशनल एंड अदर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बोर्ड एंड द एप्लीकेंट इज़ द फिट फॉर प्रॉपर पर्सन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफिक इन द शेड्यूल 2 में। मीन जो उसके प्रॉपर क्राइटेरिया बताए गए हैं स्पेसिफिकली शेड्यूल 2 की कैटेगरी में, वही सारे होने चाहिए। उसके अलावा उसके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इसी के अंदर ग्रांट ऑफ द रिकॉग्निशंस एज द सेल्फ रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको कौन कौन सी ग्रांट्स उसको मिलती हैं, इफ़ द बोर्ड इज सेटिस्फाई, अगर बोर्ड आपका सेटिस्फाई हो जाता है ये सारी चीज़ें जो ऊपर वाली फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के बाद, तो कहता है सच इंक्वायरी एज मे बी नेसेसरी ऑन द बिहाफ एंड ऑब्टेन द सच फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो वो अपने लेवल पर कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और अपने लेवल पर कुछ इंक्वायरी करता है। उनमें कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है दैट द आर्टिकल एंड द गवर्निंग नॉर्म्स ऑफ द एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर रिकॉग्निशंस आर द कंफॉर्मिटी विद सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर। वो कहता है कोई भी आर्टिकल्स है, गवर्निंग नॉर्म्स हैं, एप्लीकेंट जो है उसको पूरी तरह से कंडीशंस को फॉलो करता हुआ आना चाहिए। एंड दैट मीन्स कि जो आपकी जितनी भी इससे अलग जो आपकी आती हैं, दैट द एप्लीकेंट इज़ विलिंग टू कंप्लाई विद एनी अदर कंडीशंस विद द बोर्ड। अगर कोई और भी मान लो कंडीशंस लगाई जाती हैं तो वो उनको फॉलो करता हो, ठीक है। एंड दैट इट वुड बी नाइदर टू ट्रेड एंड ऑल्सो द पब्लिक इंटरेस्ट टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू द एप्लीकेशन। तो कहता है इससे अलग उसका प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, वो अपनी कंपनी और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करता हुआ होना चाहिए। उससे अलग आ जाती है कंडीशन फॉर द ग्रांट, कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन। वो कहते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वही है कि रिकॉग्निशन फीस 5 लाख है, कैन बी स्पेसिफाइड फॉलोइंग कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन। वो कहता है एक क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोर्ड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बाय सच नंबर्स ऑफ डायरेक्टर नॉट एक्सीड बाय 4 होना चाहिए। एंड द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द मेंबर्स एंड देयर ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन एवर सच ऑडिट इज रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड होना चाहिए। उसके अलावा वो कहता है कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ द सर्टिफिकेट्स हैं या वैलिडिटी पीरियड्स है। वो कहता है द एप्लीकेंट शेल कंपाइल विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल regulations and the guidelines, directors and circular issue by the boards from time to time। ठीक है, टाइम से टाइम पर जो है वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना, मतलब जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उन पर जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स में उसी चीज़ को बार बार एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, रिन्यूअल सर्टिफिकेट मान लो एक टाइम पीरियड के बाद वो ख़त्म हो जाता है, 3 महीने तक ख़त्म हो जाता है एक्सपायरी डेट से, तो 3 महीने पहले वो कहते हैं सच एप्लीकेंट शैल मेड नोट लेस देन 3 months बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। कम से कम 3 महीने का उसको टाइम पीरियड होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बेटा ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेरे समझाने की बजाय अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो इस पर आपने खुद अपना टाइम लगाना है और टाइम लगाकर इसको आप स्टडी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।